तो कहानी की शुरुआत इटली के एक चर्च को दिखाते हुए होती है, जहां पर हम दो प्रीस्ट को देख पाते हैं। एक जवान था और एक काफी बूढ़े होते हैं। अब जवान प्रीस्ट जो होता है वो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी बूढ़े प्रीस्ट से ये पूछता है कि 12 डीमंस जो होते हैं वो क्या वाकई में एग्जिस्ट करते हैं। जिस पर ओल्डर प्रीस्ट ये बताते हैं कि हाँ, ये 12 डीमन सच में एग्जिस्ट करते हैं, और जब भगवान एग्जिस्ट कर सकते हैं तो डीमंस क्यों नहीं एग्जिस्ट करते। और यही वो डीमंस है जिनकी वजह से लड़ाई झगड़ा और बाकी जितनी भी ट्रेजेडीज होती है, आपदाएं आती है, वो सभी होती है। मतलब कि इसको एक बैड ओमन की तरह समझा जाता है जो कि दुनिया के अंदर अभी भी मौजूद है, और सारी की सारी आपदाओं का कारण यही डीमंस है। ये सुनकर यंग प्रीस्ट ये पूछता है कि अगर ऐसा है तो ये छिपकर क्यों रहते हैं, खुलकर सामने क्यों नहीं आते। जिस पर ओल्डर प्रीस्ट ये बताते हैं कि अगर लोगों को इनकी एग्जिस्टेंस के बारे में पता चल गया तो नॉन बिलीवर जो है वो भी भगवान पर विश्वास करने लगेंगे, और अगर ऐसा हुआ तो ये डीमंस इससे बहुत ही ज्यादा कमजोर पड़ सकते हैं, क्योंकि दुनिया में आज भी ऐसे कई लोग हैं जो कि भगवान पर भरोसा नहीं करते। इन द सेंस वो नास्तिक हैं, लेकिन अगर वो आस्तिक बन गए तो इससे डीमंस को ही नुकसान होगा, वो शक्तिहीन हो जाएंगे। अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर सभी लोग गॉड बिलीवर बन जाएंगे तो सभी लोग क्रॉस या फिर रिलीजियस थिंग्स को अपने साथ रखेंगे, जिससे कि डीमंस किसी को भी आसानी से नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे। अब इसके बाद कहानी मूवी पर वापस आ जाती है, जहां पर प्रीस्ट ये बताते हैं कि उन 12 में से एक डीमन असल में कोरिया के सोल शहर के अंदर है। यहाँ पर हम एक लेटर को भी देखते हैं, जहां पर ओल्डर प्रीस्ट के पास फादर जॉन का एक लेटर आया था, जिन्होंने उनको हेल्प के लिए सोल बुलाया हुआ था, क्योंकि बात बहुत ही ज्यादा बिगड़ गई थी। खैर, इसके बाद हम सीधा सोल शहर का सीन देखते हैं, जहाँ पर ये दोनों ही इटली से आए हुए प्रीस्ट जो होते हैं वो एक कार के अंदर बैठे हुए थे। अब बूढ़े प्रीस्ट के हाथ में हम देखते हैं कि एक जानवर था जिसे उन्होंने एक कपड़े से ढका हुआ था। साथ ही साथ फादर जो होते हैं वो कुछ एन्चेंटिंग भी कर रहे होते हैं ताकि वो उस जानवर को शांत रख सके, यानी कि ये जानवर बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लग रहा था। अब इसी बीच रास्ते में उनके सामने एक लड़की आ जाती है, जिसे वो लोग गलती से टक्कर मार देते हैं, लेकिन वो उस लड़की को बचाने के लिए वहाँ पर नहीं रुकते, जिसका बहुत ही गहरा कारण था। जिसके बाद वो सीधा आगे बढ़ जाते हैं। अब वो आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी उनका एक एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे कि वो जानवर आजाद हो गया था। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो जानवर काफी भयानक था और वो उन दोनों ही प्रीस्ट पर हमला करके उन्हें खत्म कर देता है। अब मूवी के अंदर हमें एक्सोर्सिज्म के बारे में बताया जाता है कि एक्सोर्सिज्म क्रिया डीमन को इंसान के शरीर से अलग करने के लिए करी जाती है, और इसमें दो लोग होते हैं, एक मेन प्रीस्ट होता है और दूसरा उनका असिस्टेंट होता है, जो कि ये रिचुअल को परफॉर्म करते हैं। जिसके बाद सीन चेंज होता है, जहाँ पर हम कुछ प्रीस्ट को एक साथ देख पाते हैं, और यहाँ पर इनके बीच फादर किम भी थे। दरअसल यहाँ उन सभी की एक मीटिंग चल रही होती है, जो कि एक यंग लड़की यंग शिन के बारे में थी। यंग शिन को डीमन ने पजेस किया हुआ था और उसे ठीक करने के लिए एक्सोर्सिज्म परफॉर्म करना जरूरी था, लेकिन चर्च के दूसरे फादर्स इसके लिए राजी नहीं थे, और खास करके चर्च के लीडर यानी कि बिशप तो बिल्कुल भी राजी नहीं होते। खैर, बिशप एक्सोर्सिज्म की मंजूरी किम को नहीं दे रहे थे। हालांकि किम ने पहले भी उस लड़की के ऊपर एक्सोर्सिज्म परफॉर्म किया था फादर जॉन के साथ मिलकर, और आपको याद हुआ कि शुरुआत में इटली के अंदर उन दो प्रीस्ट के पास में फादर जॉन का ही लेटर आया था, जिन्होंने उनको सोल के अंदर इन्वाइट किया था ताकि वो इस डीमन को एक्सोरसाइज कर सके। लेकिन हम जानते हैं कि शुरुआत में क्या हुआ, यानी कि उस जानवर के अंदर कोई और नहीं बल्कि यही खतरनाक डीमन था। अब देखो, बात करी जाए फादर जॉन के बारे में तो उन्होंने किम के साथ मिलकर एक्सोर्सिज्म परफॉर्म तो किया, लेकिन वो उसमें नाकामयाब रहे। साथ ही साथ यहाँ पर अब वो काफी बुरे हो चुके हैं, जिसके चलते उनको हॉस्पिटलाइज करा गया है। और इस बात से भी चर्च नाराज था, क्योंकि उन्होंने एक्सोर्सिज्म यानी कि पहले वाले एक्सोर्सिज्म की परमिशन भी नहीं ली थी। लेकिन किम यहाँ पर स्टिल यंग शिन पर एक्सोर्सिज्म करना चाहता था, क्योंकि उसके अलावा उसे बचाया नहीं जा सकता। लेकिन बिशप ये कहते हैं कि एक्सोर्सिज्म लोगों की नजर में आ जाएगा, जिससे कि हंगामा हो सकता है, और अगर एक्सोर्सिज्म के दौरान लड़की को कुछ भी हो गया तो इससे चर्च की छवि खराब हो जाएगी। दरअसल किम यंग शिन से मिल चुका है, जहां पर मिलकर यंग शिन ने उसे बताया भी था कि उसे कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं, जो कि काफी अजीब सी होती हैं। अब यहाँ बिशप किम की बातें सुनकर उसे अलाउ कर देता है एक्सोर्सिज्म करने के लिए, लेकिन अगर कुछ भी हुआ तो किम के लिए अच्छा नहीं होगा। अब किम को एक्सोर्सिज्म करने के लिए एक असिस्टेंट चाहिए था, और साथ ही साथ एक डॉक्टर भी, ताकि वो पहले यंग शिन को चेक करवाएंगे कि उसे कोई मेंटल इलनेस तो नहीं है, क्योंकि इस चीज को मेडिकल साइंस जो थी वो उसके खिलाफ इस्तेमाल कर सकते थे, इसलिए वो पहले ही सारी चीजें सावधानी बरत रहे थे। अब इसके बाद सीन सीधा यंग शिन पर आता है, जो की हॉस्पिटल में थी, लेकिन यंग शिन विंडो से कूद जाती है और सीधा एक कार पर गिरती है, लेकिन
लेकिन ताज्जुब वाली बात थी कि वो अभी भी जिंदा थी। ऑब्वियस सी बात है वो डीमन पोजीशन में है, जिसके चलते उसकी बॉडी काफी स्ट्रांग हो गई है। जिसके बाद सीन 6 महीने बाद का आता है, जहाँ पर हम फादर किम को ही देख पाते हैं। अब वो एक प्रीस्ट बनने वाले स्कूल में आता है किसी बच्चे को अपना असिस्टेंट बनाने के लिए, यानी कि एक ऐसा स्कूल जो कि प्रीस्ट को ही प्रिपेयर किया करते थे। अब फादर के हिसाब से उनको एक ऐसा बच्चा चाहिए था जो कि करेजियस हो, उसे जर्मन, लैटिन और चाइनीज जैसी भाषाएं भी आनी चाहिए, इन केस अगर डीमन इन भाषाओं में बात करने लगे तो। मोस्टली हम जानते हैं कि जो डीमंस होते हैं वो लैटिन में ही यहाँ पर बात करते हैं। और सबसे खास बात ये कि ये बच्चा टाइगर ऑफ द ईयर में पैदा होना चाहिए। टाइगर ऑफ द ईयर कोरियन ज़ोडिएक का हिस्सा है। इसके अंदर जो बच्चे टाइगर ऑफ द ईयर में पैदा होते हैं उनको फियरलेस, करेजियस माना जाता है। खैर थोड़ा ढूंढने पर डीन को एक ऐसा बच्चा मिल भी जाता है जो कि 1986 में पैदा हुआ था, मतलब टाइगर ऑफ द ईयर में। लेकिन डीन अपना सर पकड़ लेता है क्योंकि ये बच्चा एक नंबर का निकम्मा मस्तीखोर था, और तो और एग्जाम्स के अंदर भी चीटिंग करके पास हुआ करता। लेकिन डीन के पास कोई भी रास्ता नहीं था, इसलिए वो उस बच्चे को बुलाकर लाता है। इस बच्चे का नाम असल में चॉय होता है। चॉय अब डीन के पास आता है, जहाँ पर डीन उसको सारी बात बताते हैं। यहाँ पर चॉय की सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं, इसलिए डीन उसे किम के पहले वाले असिस्टेंट पार्क का एड्रेस देता है ताकि अपने रोल के लिए वो सारी चीजों से पूछ सकता था। फिर इसके बाद चॉय सीधा ही पार्क से मिलने निकल जाता है। वहाँ जाकर वो पार्क को बताता है कि वो किम का नया असिस्टेंट होगा। दरअसल पार्क जो था वो पहले किम का ही असिस्टेंट हुआ करता था, लेकिन बीच में ही उसने किम को छोड़ दिया था। रीजन पूछने पर पार्क चॉय को ये कहता है कि वो अपने काम से काम रखे, और वो उसे वो सारी चीजें दे देता है जो कि एक असिस्टेंट के पास होनी चाहिए। कह रहा वो उसको एक टेप भी देता है जो कि उन्होंने यंग शिन के एग्जॉर्सिज्म के दौरान रिकॉर्ड करी थी। यहाँ पर पार्क उसे कुछ बताने लगता है, लेकिन तभी दरवाजे पर किम आ जाता है। अब किम पार्क के दरवाजा ओपन करने के लिए कहता है, लेकिन वो दरवाजा भी नहीं खोलता और उसे चिल्लाकर वहाँ से भगा देता है, जिसका मतलब जरूर पार्क के साथ एग्जॉर्सिज्म के दौरान ही कुछ भयानक हुआ होगा, जिससे कि वो किम से काफी गुस्सा है। खैर अब इसी के साथ में चॉय भी वहाँ से जाने लगता है कि तभी पार्क का डॉग उस पर भौंकने लगता है, और यहाँ पर तभी उसे एक फ्लैशबैक आता है जहाँ से हम ये जान पाते हैं कि चॉय के पास्ट में भी जरूर कुछ ना कुछ डॉग से रिलेटेड बुरा हुआ था। अब चॉय अपने घर पर आ जाता है और वो उस टेप रिकॉर्डिंग को सुनने लगता है जो कि पार्क ने उसको दी थी। रिकॉर्डिंग के अंदर यंग शिन फादर किम को कुछ कह रही होती है कि वो ब्रेन सर्जरी की बात ठीक हो जाएगी। साथ ही साथ वो ये भी बोलती है कि वो उसे ना छुए, वो उसे छू रहा है। अब रिकॉर्डिंग को सुनकर चॉय को ऐसा फील हो रहा था जैसे कि फादर किम उसे कुछ गलत तरह से छूने की कोशिश कर रहे हो। अब इसी बीच यंग शिन किसी और ही भाषा में कुछ कहने लगती है, जिसको चॉय अपनी नोटबुक के अंदर मेंशन करता है, और इसका मतलब था यू मस्ट एस्केप। मीनवाइल हम किम को देखते हैं जो कि फादर जॉन के हॉस्पिटल रूम में गए थे, जहां से वो उन दोनों प्रीस्ट की फाइल निकालते हैं जिनकी शुरुआत वाले सीन में ही मृत्यु हो गई थी। किम किसी आदमी से बात करते हैं जहां पर वो उसको ये बताते हैं कि उन दो प्रीस्ट की मौत और यंग शिन में कुछ ना कुछ कनेक्शन जरूर है। तभी हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जिसके अंदर हम उन दोनों प्रीस्ट को देखते हैं जो कि कार में ही थे। इनफैक्ट शुरुआत में जिस लड़की को उन्होंने टक्कर मारी थी वो कोई और नहीं बल्कि वो यंग शिन ही थी। अब घर पर चॉय उस रिकॉर्डिंग में और भी कुछ सुनता है जिसके अंदर यंग शिन पार्क को कुछ कह रही होती है और उसको धमकी देने लगती है, जिससे कि पार्क काफी डर गया था। दरअसल पार्क ने चर्च के सामने किम पर इल्जाम लगाया था कि किम यंग शिन को गलत तरह से टच करता है, और तभी हम समझ पाते हैं कि पार्क ने आखिरकार ऐसा क्यों किया था, क्योंकि वो किम के साथ यंग शिन का एग्जॉर्सिज्म करना नहीं चाहता था। वो बहुत ही ज्यादा डर चुका था उस डीमन की वजह से, और हम जानते हैं कि ये जो डीमंस होते हैं वो किसी भी इंसान के डार्केस्ट सीक्रेट्स को उनके ही खिलाफ इस्तेमाल करते हैं, तो शायद पार्क के साथ ही ऐसा कुछ हुआ था। खैर इसी बीच कोई दरवाजे पर दस्तक देता है और चॉय देखने चाहता है। दरवाजा ओपन करता है कि तभी उसे वहाँ पर वही कुत्ता मिलता है, जिसके बाद वो डॉग उस पर हमला कर देता है, लेकिन चॉय उसको कैंची से स्टैब करके मार डालता है। लेकिन तभी वो डॉग एक छोटी लड़की में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और तभी चॉय की आंख खुल जाती है, क्योंकि ये बस एक बुरा सपना था, और ये सब भी कुछ और नहीं बल्कि ये भी उसी डीमन का ही इन्फ्लुएंस था। खैर तभी चॉय का टेलीफोन रिंग करता है और फोन उठाने पर सामने से फादर किम बात कर रहे थे। उन्हें पहले से ही पता था कि चॉय ने एक भयानक सपना देखा है। खैर वो चॉय को कल आने के लिए कहते हैं, और दरअसल कल ही वो उस एग्जॉर्सिज्म को परफॉर्म करने वाले थे। अब अगला दिन आ जाता है जो कि था 15 जुलाई का, और आज असल में फेस्टिवल ऑफ हंगरी गोस्ट होता है जो कि बुद्धिज्म कैलेंडर के हिसाब से था। इस दिन आत्माएं असल में अपने आप को दान करती हैं, और यही उनके पास दिन था जिसके अंदर यंग शिन को बचाने के सबसे ज्यादा चांसेस थे, क्योंकि कुछ रूल्स ऐसे होते हैं जिनको डीमंस को और बाकी गॉड्स को सभी को मानना पड़ता है। खैर तभी हम चॉय को देख पाते हैं जो कि फादर किम के साथ जा रहा था, लेकिन तभी उसे डीन रोक लेता है और उसे सबवे तक लिफ्ट देने लगता है। कार से उतरने से पहले डीन चॉय को एक कैमरा देता है, क्योंकि उसने भी सेम चीज सुनी है कि किम लड़की को मोलेस्ट करता है एग्जॉर्सिज्म के नाम पर, और बस यही उसे जानना है कि ये सच है या फिर नहीं, और ये सब वो बिशप के लिए ही कर रहा था।
बेसिकली बिशप ने किम को परमिशन ही इसलिए दी थी ताकि एग्जॉर्सिज्म के दौरान उनके पास किम के खिलाफ कोई सबूत रहेगा। अब डीन चाहता था कि जॉय इन सबको रिकॉर्ड करे। जिसके बाद जॉय कार से उतरकर जाने लगता है। तभी हम फादर किम को देख पाते हैं जिन्हें फ्लैशबैक आता है और फ्लैशबैक में उनके साथ यही यंगशिन होती है। यंगशिन किम के लिए गाना गा रही थी और यहाँ से हमको ये पता चलता है कि यंगशिन और किम एक दूसरे को पहले से जानते थे। शायद किम यंगशिन का टीचर था। मीनवाइल हम जॉय को देख पाते हैं जो कि किम को फोन करता है और किम फोन अटेंड करता है और जॉय को वो एक पिग लेकर आने के लिए बोलता है। जॉय अब ऐसा ही करता है और वो एक पिग लेने के लिए चला जाता है जहाँ पर एक बूढ़ा व्यक्ति उसको मिलता है जो कि पहले से ही किम को जानता था। वो बूढ़ा आदमी जॉय को मना करता है कि वो किम के साथ काम ना करे क्योंकि ऑलरेडी उसे 10 लोग असिस्ट कर चुके हैं और ये सुनकर जॉय थोड़ा सा सहम जाता है। लेकिन वो रुकता नहीं है। वो पिग और एक बेल को लेकर आगे बढ़ता है और ये बेल एक होली बेल थी क्योंकि एग्जॉर्सिज्म के दौरान उनकी हेल्प करेगी। तभी हम देखते हैं किम को जो कि अपने रूम में था कि तभी उसे नर्स बताती है कि फादर जॉन को होश आ चुका है। ये सुनकर वो जल्दी से उनके पास जाता है। अब वहाँ पहुंचकर वो देखता है कि फादर जॉन ने सारे रिलीजियस स्टफ को फेंक दिया था और वो बैठकर मुर्गा खा रहे थे। ये चीज ये दर्शाती है कि फादर जॉन पहले जैसे नहीं रहे। दरअसल फादर जॉन की हालत किसी और वजह से नहीं बल्कि एग्जॉर्सिज्म करने की वजह से हुई थी जो कि उसने किम के साथ मिलकर यंगशिन पर पहले किया था और इसी वजह से वो कोमा में चले गए थे। यानी कि उनके अंदर कोई डीमन का पक्का पार्ट रह चुका है जिसकी वजह से वो इतने बदल गए। अब जॉन को किम पैर पर लेटाता है और यहाँ पर जॉन उससे ये पूछ रहा था कि उसका नया असिस्टेंट है कौन। यहाँ पर किम को पता चल चुका था कि फादर जॉन के अंदर कोई शैतानी शक्ति है। दरअसल ये डीमन का चेला था जो कि फादर के अंदर था और वो जानने की कोशिश कर रहा था कि किम ने किसे चुना है यानी कि न्यू असिस्टेंट के रूप में ताकि वो उसको रोक पाए। बेसिकली ये डीमन जानना चाहता था कि वो असिस्टेंट कहीं पावरफुल तो नहीं है। लेकिन किम उस डीमन को शांत करता है जो कि फादर के अंदर था। जिसके बाद वो जॉन की रोजरी बीड माला लेकर वहाँ से निकल जाता है। फिर इसके बाद सीन चेंज होता है जहाँ पर किम एक रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था। यह रेस्टोरेंट किम की बहन का ही होता है जो कि अभी प्रेग्नेंट थी। खैर फाइनली वहाँ पर जॉय आ जाता है और फादर उसे बैठने के लिए कहते हैं। जॉय वहाँ पर बैठता है और किम उससे सवाल जवाब करने लगता है। वो काफी रूड था। वो जानबूझकर उससे ऐसी बातें कर रहा था उसको परखने के लिए कि वो मेंटली स्ट्रांग है या फिर नहीं, क्योंकि डीमन उसके दिमाग के साथ कोई भी खेल सकता है। और वो उससे उसके सिबलिंग के बारे में पूछता है कि क्या उसका कोई भाई बहन है, जिस पर वो ये बताता है कि हाँ, जॉय की एक छोटी बहन हुआ करती थी जिसे एक डॉग ने मार दिया था और वो इसलिए ही प्रीस्ट बना ताकि उसकी बहन की आत्मा को वो मूव ऑन होने में हेल्प कर सके। खैर इसके बाद में फादर किम और जॉय वहाँ से जाने लगते हैं। अब यहाँ जॉय किम से पूछता है कि आखिरकार पार्क ने उनको छोड़ क्यों दिया था, जिस पर किम ज्यादा कुछ नहीं बताता और वो बस इतना कहता है कि वो बस उसके साथ ज्यादा टिक नहीं पाया था, वो डर गया था। खैर अब किम इन सब बातों पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए उस डीमन के बारे में जॉय को बताता है कि वो 5000 साल से भी पुराना है। और यहाँ मैं आपको पिग का भी पर्पस बताना चाहूंगा कि दरअसल ये लोग उस डीमन को इस पिग के अंदर ही कैप्चर करने वाले थे। अब ये दोनों ही यंगशिन के यहाँ पर जाने लगते हैं, लेकिन जाने से पहले फादर और जॉय आपस में बात करते हैं कि तभी एक ईंट जॉय के ऊपर गिरती है, लेकिन सही समय रहते फादर किम उसको बचा लेते हैं। अब ये सब जरूर उसी डीमन के इन्फ्लुएंस की वजह से हुआ होगा ताकि जॉय किम की हेल्प ना कर पाए, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जॉय एक स्पेशल चाइल्ड है क्योंकि वो टाइगर ऑफ द ईयर में पैदा हुआ था। खैर अब ये दोनों ही यंगशिन के अपार्टमेंट में पहुंच गए थे जहाँ पर पहले से ही एक रिचुअल चल रहा होता है जो कि यंगशिन के पिता करवा रहे थे। एक लेडी गाय का सर अपने पीछे बांधकर उस रिचुअल को परफॉर्म कर रही थी और इस रिचुअल का नाम असल में दासलगट है। और ऐसा ही एक सिमिलर रिचुअल हमने एक्जुमा फिल्म के अंदर भी देखा था। तो आप सोच सकते हो कि यहाँ पर एक्जुमा फिल्म को इंस्पिरेशन कहाँ से मिली होगी। एंड मैंने ऑलरेडी एक्जुमा फिल्म को एक्सप्लेन किया है, डू चेक इट आउट। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिलेगा। नाउ कमिंग बैक टू द मूवी, इस रिचुअल को जल्दी ही यंगशिन के अंदर का जो डीमन होता है वो खराब कर देता है, जिससे हम जान पाते हैं कि यंगशिन के अंदर कितना ज्यादा शक्तिशाली डीमन है। जिसके बाद किम और जॉय का नंबर था और किम पहले यंगशिन को डॉक्टर से चेक करवाता है, जिसके बाद वो अपना काम शुरू करता है। यहाँ जॉय यंगशिन को देखता है जो कि बेहोश पड़ी हुई थी। जिसके बाद में किम जो होता है वो एक नमक का बॉर्डर बनाता है, जिसे क्रॉस करने के लिए किम ने यहाँ पर जॉय को मना किया था। और यहाँ पर सब कुछ करने के बाद जॉय अपना कैमरा ऑन करके साइड में रख देता है, जो कि उसे डीन ने दिया था ताकि वो ये सारी चीजें रिकॉर्ड कर पाए। अब किम जो होता है वो जॉय को बॉर्डर से बाहर रखकर एक एन्चेंटिंग पढ़ने के लिए कहने लगता है। और यहाँ पर जॉय का एग्जैक्ट जो पोजीशन है वो प्रीस्ट से जस्ट नीचे आता है, यानी कि उसका असिस्टेंट जिसको डीकन भी कहा जाता है।
खैर अब जॉय ने यहाँ पर एन्चेंटिंग करनी शुरू कर दी थी, लेकिन इसी बीच किम उस कैमरा को देख लेता है जो कि जॉय ने वहाँ पर लगाया था और तभी वो उस कैमरा को बंद कर देता है। इसके बाद वो अपने काम पर लग गया था कि इसी बीच यंगशिन ये कहने लगती है कि वो अब बेटर है और उसे अच्छा महसूस हो रहा है, लेकिन फादर किम को पता था कि ये सब डीमन की चाल है और वो उसकी चाल में नहीं फंसते। खैर अब वो यंगशिन के फेस पर एक होरी स्कार्फ रखते हैं, लेकिन डीमन उसे पजेस करने लगता है। इसके बाद पूरे घर के अंदर कॉकरोचेस और चूहे आ जाते हैं जो कि सिग्निफाई करता है डिमोनिक एक्टिविटी को। वहाँ पर ढेर सारे कॉकरोच यंगशिन के फेस पर भी आ गए थे, लेकिन फादर किम के एन्चेंटिंग की वजह से वो सारे के सारे कॉकरोचेस और चूहे वहाँ से निकल जाते हैं। वो डीमन अब अलग अलग भाषाओं में कुछ कुछ कह रहा होता है जिसको जॉय अपनी कॉपी में लिखता जा रहा था। यहाँ पर यंगशिन की स्किन भी काली होती जा रही होती है और फादर किम डीमन से पूछते हैं कि वो कहाँ से आया है। तब डीमन बताता है कि वो लोग हर जगह पर हैं, वो हर जगह ट्रैवल करते हैं और उन्होंने 2430 लोगों को पजेस किया है। वो पूछता है कि वो कब से यहाँ मौजूद है धरती पर, जिस पर वो बताता है कि जब से यहाँ पर खाली 32 लाख लोग थे। यानी कि किम की बात बिल्कुल सही थी कि ये डीमन 5000 साल से भी ज्यादा पुराना है। अब वो डीमन बताता है कि जितनी भी बीमारियां धरती पर हैं, जितनी भी जंग होती है, दर्द पीड़ा फैली हुई है या फिर फैलती है, ये उन्हीं की वजह से होता है, यानी कि उन्हीं डीमंस की वजह से जिनके बारे में शुरुआत में भी बताया गया था, यानी कि वही 12 डीमंस जो कि बहुत ही खतरनाक है। किम पूछता है कि वो यहाँ पर क्यों आए हैं। तब वो डीमन बताता है कि इंसानों को उनकी औकात दिखाने आया है कि यहाँ पर ये इंसान नहीं है, ये खाली बंदर है और कुछ नहीं। किम पूछता है कि वो किसको सर्व करते हैं। तब वो ये बोलता है कि फॉलन स्टार, हमारे किंग यानी कि फॉलन एंजल लूसीफर को। वो डीमन ये भी कहता है कि वो ऑलरेडी जीत चुके हैं। वो बताता है कि वो छुपे होते हैं लोगों से ताकि लोगों का विश्वास भगवान पर न बन पाए, और अगर डीमंस इंसानों के सामने ऐसे ही डायरेक्टली आ जाएंगे तो लोग भगवान पर भरोसा करने लगेंगे। और यहाँ वो डीमन अलग अलग भाषाओं में बात कर रहा था। हमको पता चलता है कि डीमन को असल में एक मेल बॉडी चाहिए थी, लेकिन वो इस यंगशिन की बॉडी में फंस गया। और मेल बॉडी फीमेल बॉडी के मुकाबले ज्यादा ताकतवर होती है, तो हम ये कह सकते हैं कि डीमंस की शक्तियां उनके होस्ट पर ही डिपेंड करती है, यानी कि अभी ये डीमन अपने फुल पोटेंशियल पर नहीं था। खैर किम जॉय से पूछता है कि अभी तक डीमन ने कितनी भाषाएं इस्तेमाल करी है। इस पर वो बताता है कि उसने 4 भाषाओं में बात करी। जिसके बाद फादर होली वाटर रेडी करते हैं और उसके ऊपर डालने लगते हैं, जिस वजह से यंगशिन खून की उल्टी करती है जो कि मदर मैरी की तस्वीर पर जाकर गिरती है, जहाँ से 2 सांप भी निकल कर आते हैं जो कि लूसीफर को सिग्निफाई करता है। और ये कोई छोटा मोटा डीमन नहीं था, ये शुरुआती वाले मेन 12 डीमंस में से ही कोई एक था। खैर अब हम देख पाते हैं कि यंगशिन सही सी हो गई थी, लेकिन फादर किम उसका गला दबाने लगते हैं और ये देखकर जॉय नमक की लाइन को क्रॉस करके फादर किम को हटा देता है और उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे कि यंगशिन के साथ में ज्यादती करी जा रही है। खैर वो उल्टा उनका गला दबाने लगता है, लेकिन हम ये देखते हैं कि ये सब तो उस डीमन की चाल थी। नमक की लाइन क्रॉस करने पर जॉय को नुकसान था और वो डीमन जॉय को पलस कर सकता था, लेकिन किम उस डीमन को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उल्टा वो डीमन जो होता है वो किम का ही गला दबाकर उसे बेहोश कर देता है। जिसके बाद जॉय को उसके हाथों पर किसी के हाथ फील होते हैं और यहाँ पर जॉय के हाथों पर भी काले धब्बे होने लगे थे। बहुत ही अजीब से रैशेस होते हैं ये, इन द सेंस की वो भी पजसा हो रहा था। डीमनों से कहता है कि वो जाए और बाहर जाकर सबको बताए कि यहाँ पर कोई डीमन नहीं है, यहाँ पर बस एक पागल प्रीस्ट है। एंड आई बिलीव कि सेम चीज शायद से पार्क के साथ में हुई होगी। यहाँ पर उसने पोजीशन में आकर सबको यही कह दिया होगा कि किम यहाँ पर यंगशिन को मोलेस्ट करता था। खैर अब जॉय जो होता है इस चीज से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो डीमन उसे उसके बचपन की याद दिलवाता है। दरअसल बचपन में जब एक डॉग ने जॉय की बहन पर हमला करा था तब जॉय डर कर भाग गया था, लेकिन वो दोबारा जब वापस आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी, उसकी बहन जिंदा नहीं बची। वो डीमन अब जॉय को वहाँ से भागने के लिए कह रहा था और जॉय डर के मारे ऐसा ही करने लगता है। बेसिकली वो उस ट्रॉमा को उसके खिलाफ इस्तेमाल कर रहा था। और आपको याद होगा कि शुरुआत में एक डॉग ने उस पर हमला किया था, इनफैक्ट उसको ऐसा सपना भी आया था, तो उसका रीजन यही था, उसकी बहन को एक डॉग ने मार दिया था, जिसका फायदा यहाँ पर ये डीमन उठाना चाहता था। अब वो भागते हुए बाहर आ जाता है। मीनवाइल दूसरी तरफ यंगशिन दोबारा बेहोश हो गई थी। डॉक्टर उसे देखते हैं और उसे वेंटिलेटर पर रख दिया जाता है। अब जॉय भागकर घर आ चुका था कि तभी उसे अपनी बहन की एक झलक दिखाई देती है, जो कि उससे मन ही मन ये कह रही थी कि अब मत भागो, बहुत भाग लिए और इन चीजों का सामना करो। ये सब देखकर जॉय दोबारा ही यंगशिन के घर की तरफ निकल जाता है, जहाँ पर उसे फादर किम बाहर ही मिलते हैं। अब यहाँ पर वो ठान लेते हैं कि आज तो उस डीमन से यंगशिन को बचा कर ही रहेंगे, लेकिन यंगशिन के माता पिता किम को अंदर नहीं जाने दे रहे थे क्योंकि वो काफी डर गए थे। उन्हें लग रहा था कि इससे उनकी बेटी मर सकती है, लेकिन किम को ये करना ही था और इसलिए वो सीधा यंगशिन के रूम की तरफ बढ़ते हैं। अब वो यंगशिन की रूम की तरफ जाते हैं, जहाँ पर वो उस पिग को भी अंदर लेकर गए थे। किम अब पिग के खून से यंगशिन के सर पर क्रॉस बना देता है, जिसके बाद वो एक्सोर्सिज्म शुरू करते हैं। ऐसा इसलिए करा गया था ताकि जो डीमन है उसको इस पिग के अंदर ट्रांसफर करा जा सके।
सके, यानी कि ब्लड रिचुअल हो रहा था। अब यहाँ वो डीमन अपने प्राइम पर आ जाता है और किम उससे ये पूछता है कि उसका नाम है क्या। तब वो डीमन आने वाले समय में आपदाएं बताने लगता है कि आगे जाकर इंसान भूखे प्यासे मरेंगे, धरती पर पीने का पानी नहीं बचेगा और ढेर सारी बीमारियां भी आएंगी। वो बताना चाहता था कि इस सब का जिम्मेदार वही होगा, यानी कि जो कुछ भी धरती पर होता है बुरा वो सब यही डीमंस करते हैं। और मेरे ख्याल से इन्होंने इनडायरेक्टली पहले ही कोरोना को प्रेडिक्ट कर दिया था। एनीवेज यहाँ पर फादर किम और चॉय के शरीर पर वही कारेदार धब्बे पड़ने लगते हैं, जिसका मतलब वो डीमन उन पर हावी हो रहा था। खैर फाइनली किम एन्चेंटिंग कर कर उस डीमन से उसका नाम पूछता है, जिस पर फाइनली अपना नाम ये डीमन बता देता है, जो कि था मैलफेस। और मैलफेस एक ऐसा खतरनाक डीमन होता है जो कि इंसानों की कमियों को, उनकी चीजों को उनके ही खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। अब जैसे ये डीमन का नाम किम को पता चलता है, वो यहाँ भगवान का नाम लेकर उसे पिग की बॉडी में जाने के लिए कहता है, जिसके चलते डीमन को फोर्सफुली पिग की बॉडी में जाना पड़ता है। लेकिन इन सब के बावजूद यंग शिन मारी जाती है और वो उसे बचा नहीं पाते, उसकी सांसें नहीं चल रही थी। अब ये देखकर फादर किम बिल्कुल टूट जाते हैं, क्योंकि यंग शिन उनकी एक खास थी और फादर किम उसके लिए पिता समान थे, यानी कि जितने भी एलिगेशन उन पर लगे थे वो सारे गलत थे। खैर अब यहाँ ज्यादा समय नहीं बचा हुआ था और खाली एक आखिरी स्टेप उनको करना था, और वो ये था कि उन्हें उस पिग को पानी में फेंकना था, जिससे कि वो डीमन नष्ट हो जाएगा और अपनी जगह पर वापस चला जाएगा। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था। डीमन हर एक कोशिश करने वाला था पिग के अंदर जाने के बावजूद भी कि ये लोग उसे नष्ट ना कर पाए। और आपको याद हुआ कि शुरुआत में वो इटली वाले जो प्रीस्ट होते हैं वो इस एग्जॉर्सिज्म में कामयाब हो गए थे और वो गाड़ी में बैठकर इसी डीमन को एक पिग के अंदर डालकर पानी में फेंकने जा रहे थे ताकि वो नष्ट हो जाए। लेकिन हमने देखा कि इस डीमन ने क्या किया था, और पिग के अंदर रहने के बावजूद भी उसने उन दोनों ही प्रीस्ट को मार दिया था। अब चॉय जल्दी से पिग को एक कपड़े में लपेटकर वहां से जाने लगता है, लेकिन बीच में पुलिस आ जाती है और जैसे तैसे वो उनसे बचकर भागता है कि तभी रास्ते में एक एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे कि सारे की सारी कार्स एक दूसरे से टकराने लगी थी। चॉय का रास्ता ब्लॉक हो गया था, लेकिन चॉय फिर भी हार नहीं मानता कि तभी एक लाइट का पिलर उस पे गिरने वाला था, लेकिन किस्मत से वो बच जाता है। अब आगे जाकर चॉय एक टैक्सी में बैठकर आगे बढ़ता है। अब वो तालाब के पास पहुंच गया था, लेकिन वो डीमन उसे हिलने नहीं देता। डीमन की वजह से चॉय के ऊपर वो काले दाग और बढ़ने लगते हैं। अब हाथ में रोजरी लिए चॉय बिल्कुल हार नहीं मानता और सीधा तालाब में पिग की शादी कूद जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फादर किम को अरेस्ट कर लिया गया था, क्योंकि सबको यही लग रहा था कि किम ने यंग शिन की जान ले ली। अब कार में फादर ध्यान देते हैं कि उनके हाथों से अचानक से वो काले धब्बे मिट गए थे, मतलब कि एग्जॉर्सिज्म कामयाब हो चुका था। मेनवाइल एम्बुलेंस के अंदर हम ये देख पाता है कि यंग शिन अपना हाथ हिलाती है, मतलब कि वो भी अभी बच गई थी और जिंदा थी, यानी कि गॉड की शक्ति जीत गई। वहीं हम देखते हैं कि तालाब से चॉय भी बाहर आ गया था और पिग उसके साथ नहीं होता, यानी कि डीमन जो था वो अपनी असली जगह यानी कि नर्क में पहुंच गया और धरती से उसे आजादी मिल गई। और अब जाकर हमको ये बात भी समझ में आ जाती है कि क्यों शुरुआत में इटली वाले जो प्रीस्ट होते हैं वो यहाँ पर सोल सिटी में आए थे, जिनको फादर जॉन्ग ने ही बुलाया था, यानी कि इसी डीमन को एक्सरसाइज करने के लिए। अब वो अपना फाइनल स्टेप ही कर रहे होते हैं और वो पिग को अपने साथ लेकर जा रहे थे ताकि डीमन को पानी में डुबाकर मारा जा सके। लेकिन हुआ ये कि डीमन की शक्ति काफी ज्यादा होती है, जिसके चलते उनका एक्सीडेंट हो जाता है और उसने यहाँ पर किसी और को नहीं बल्कि यंग शिन को परेश कर लिया था, जिसके बाद से ही वो डीमन यंग शिन के अंदर था और तब से ही फादर किम उसको बचाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि वो उसको अपनी बेटी की तरह मानते थे। और बूम, इसी के साथ में द प्रीस्ट मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी द प्रीस्ट फिल्म की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस फिल्म की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। खैर अब यहाँ पर हम कुछ चीजों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले तो हम उन्हीं दो प्रीस्ट के बारे में बात करते हैं जो कि इटली से आए थे। तो आखिर उनके साथ क्या हुआ? तो शुरुआत में उन्हें जॉन्ग ने ही सोल बुलाया था एक्सॉर्सिज्म करने के लिए, लेकिन एग्जैक्टली हमको ये नहीं बताया गया था कि एक्सॉर्सिज्म करना किस पर था, लेकिन वो डीमन वही मैलफेस ही था। तो हुआ ये था कि जब वो इटली के दो प्रीस्ट कोरिया गए थे, तब उन्होंने किसी के अंदर से एक्सॉर्सिज्म करके मैलफेस को पिग के अंदर ट्रांसफर कर दिया था। लेकिन ट्रांसफर करने के बाद में जब वो उसे पानी में फेंकने जा रहे थे, तब उनकी कार से एक लड़की का एक्सीडेंट हुआ और ये लड़की कोई और नहीं बल्कि यंग शिन ही थी। खैर हमने देखा था कि आगे जाकर उनकी कार भी क्रैश हो गई थी, जिसके बाद वो पिग बच गया था। तो वहीं से उस पिग ने यानी कि उसके अंदर के डीमन ने शिन को परेश कर लिया। और आपको याद भी होगा कि मैलफेस ने ये बात भी कही थी कि उसको तो एक आदमी का शरीर चाहिए था, लेकिन मजबूरी में उसको यंग शिन का सहारा लेना पड़ा, अदरवाइज वो बच नहीं पाता। अब कुछ लोग ये भी कहेंगे कि अगर ये पिग पहले से ही पोजेशन में था तो उसने फादर को या फिर टैक्सी ड्राइवर को परेश क्यों नहीं किया था, या फिर बाद में चॉय के साथ या फिर बाकी लोगों के साथ में ऐसा क्यों नहीं कर पाया था वो डीमन। तो ऐसा इसलिए था क्योंकि रास्ते भर फादर या फिर चॉय ने उस पिग को एक होली क्लॉथ के अंदर लपेटा हुआ था। साथ ही साथ वो एन्चेंटिंग भी कर रहे थे जिससे कि वो काबू में रहा। लेकिन जैसा कि हमने देखा कि ये डीमन काफी शक्तिशाली था, इसलिए उसने हर एक कोशिश करी उन सबको रोकने के लिए।
और सेम चीज उसने जॉय के साथ भी करी थी। उसने कई सारी मुश्किलें जॉय के सामने स्टार्टिंग से लाकर खड़ी कर दी थी, लेकिन जॉय ने हार नहीं मानी। यहाँ पर जो जॉय था वो एक तरह से हम चोजन वन कह सकते हैं, क्योंकि वो चुना गया था उस डीमन को ही मारने के लिए। और तो और ये बार डीमन भी जानता था, इसलिए वो जॉय को ये सब करने से रोकने की पहले से ही पूरी कोशिश कर रहा था। पहले उसने उसकी बहन का सपना उसको दिखाया, फिर ईंट का गिरना, और ये सब डीमन ही कर रहा था। साथ ही साथ फादर जॉन के अंदर जो डीमन का साथी था वो भी जानने की कोशिश कर रहा था कि आखिर फादर किम का जो साथी है वो है कौन, यानी कि डीकन कौन है। कहीं ना कहीं डीमन ने फ्यूचर देख लिया था। वो जानता था कि जॉय उसके लिए खतरा बन सकता है, इसके चक्कर में ही वो उसको रोकने की कोशिश कर रहा था। लेकिन एंड में हम जानते हैं कि उसने फाइनली डीमन को हरा दिया। अब हम बात करते हैं फादर जॉन के बारे में। तो फादर जॉन की खराब हालत उसी एग्जॉर्सिज्म के दौरान हुई थी, जिससे कि वो एग्जॉर्सिज्म फेल हो गया। लेकिन इसके चक्कर में फादर जॉन कोमा में चले गए थे, और उसके बाद की हालत तो आप देख ही चुके थे उनके साथ क्या हुआ। यानी कि एक बार जो एग्जॉर्सिज्म के अंदर फेल हो जाता है और उनके अंदर का जो विश्वास होता है वो थोड़ा सा डगमगा जाता है, तो उसके बाद में डीमन का अंश उनके अंदर रह जाता है, जैसा कि अंत में फादर जॉन के साथ हुआ था। तो उम्मीद करता हूँ कि अब आपको सारी की सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो फिल्म है वो 12th असिस्टेंट डीकन नाम की ही शॉर्ट फिल्म पर बेस्ड है। और 12th असिस्टेंट इसलिए क्योंकि पहले के 10 तो काम छोड़कर चले गए, उसके बाद में 11वां पार्क था, और 12वां कोई और नहीं बल्कि जॉय खुद होता है। और अगर आप चाहते हो कि मैं उस शॉर्ट फिल्म को भी एक्सप्लेन करूं तो जल्दी से कमेंट के अंदर असिस्टेंट लिख दीजिए, ताकि मैं जल्दी से जल्दी उसको भी लेकर आऊंगा। साथ ही साथ इस मूवी का प्रीक्वेल यानी कि द डार्क नन्स भी हाल ही में ही रिलीज करा गया है। तो अगर आप चाहते हो कि मैं इन दोनों ही फिल्मों की एक्सप्लेनेशन जल्दी से जल्दी लेकर आऊं तो फटाफट कमेंट कर दीजिए, क्योंकि वो तो और भी ज्यादा धमाकेदार होने वाली है। उम्मीद करता हूं कि आपको सारी चीजें अच्छे समझ में आ गई होंगी।